हेलो ट्वेल्थीस। बहुत दिनों बाद एक ट्यूटोरियल अपलोड कर रहा हूँ। ट्यूटोरियल नहीं है ये, एक तरह से कल का जो पेपर था उसका सॉल्यूशन है। अब हमारा सिलेबस तो टर्म वाइज हो चुका है सीबीएसई का। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम उसको उस नॉलेज को कैसे पेपर में इम्प्लीमेंट करेंगे, बिकॉज इस बार पेपर भी थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला है। एमसीक्यू पेपर है, आपको पता है। मैथ्स के अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे और टाइम हमें मिल रहा है ओनली 90 मिनट्स, और 50 में से हमें सिर्फ 40 मिनट्स करने होंगे। तो हमें प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट, हर चीज़ देखनी होगी। तो उसी के लिए प्रैक्टिस पेपर हम कंडक्ट कर रहे थे। तो इसका सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पेपर का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा अगर किसी ने डाउनलोड नहीं किया तो जैसे हमें पता है कि सेक्शन 1 के अंदर 20 क्वेश्चन आने हैं और हमें कोई 16 करने हैं। इसी तरह से सेक्शन बी में 20 क्वेश्चन आने हैं, उसमें से कोई 16 करने हैं, और इसमें भी 10 आने हैं, कोई 8 करने हैं। अगर आप सेक्शन ए के अंदर सारे के सारे कर डालते हैं क्वेश्चन के, भी हमारे 16 तो गलत हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है आपने, क्योंकि जो चेकिंग होगी वो एक प्रॉपर मशीन के थ्रू होने वाली है। तो वो फर्स्ट 16 क्वेश्चंस के आपको अटैम्प्ट करने की चेक करेगा। तो बेसिकली अगर आपके शुरू में कोई गलत है तो वो उसको गलत एक्सेप्ट कर लेगा। इसलिए ध्यान से करिएगा, ये मत सोच के चलिएगा कि मैं कोई भी सारे 20 कराता हूँ क्या कराती हूँ और उसमें से कोई भी 16 सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है। तो प्रैक्टिस पेपर 1 डिस्कस करते हैं ज़रा। सारे क्वेश्चन 1 मार्क के थे। और क्या होता है कि हम ना जब एमसीक्यू की बात करते हैं तो कुछ शॉर्टकट्स, कुछ टेक्निक्स, कुछ कई बार हम फॉलो करते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। ठीक है, तो वो मैं डिस्कस करूँगा जहाँ पे भी लगती होगी, राइट। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक प्रॉपर्टी पता है, हमसे पूछा गया था इसकी रेंज बताइए। तो रेंज के लिए हमें बेसिकली बताना है कि एफ एक्स का आंसर क्या होगा। अब एक प्रॉपर्टी भी तो पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हमारा हमेशा पाई/2 होता है। अदरवाइज हम, अगर ये नहीं होता तो हम साइन और एक्स की इंडिविजुअल रेंज पे जाते हैं, कॉस की जाते हैं और फिर दोनों का कम्बिनेशन लेते हैं। बट क्योंकि हमें पता है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का जो सम होता है दैट इज़ ऑलवेज पाई/2। इसका मतलब है ये फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन है, यानी इसकी वैल्यू हमेशा पाई/2 आएगी। तो हमने यहाँ पे लिखा है कर्ली ब्रैकेट पाई/2, इसका मतलब इसकी रेंज होगी कर्ली ब्रैकेट पाई/2, राइट। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। हालांकि ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको पता है वैल्यूज निकालने क्या है। बट कई बार क्या होता है ना, मुझे क्या दिख रहा है कि ये इसको अगर सेक इनवर्स को मैं कॉस में कन्वर्ट करूँ तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स 1/2। और फिर से देखिए वही ऊपर वाली प्रॉपर्टी लग गई कि साइन इनवर्स 1/2 और कॉस इनवर्स 1/2 मेरा पाई/2 होता है, यानी इसकी वैल्यू तो पाई/2 आ जाएगी। तो यहाँ पे आ गया पाई/2, और उसके बाद टैन में से माइनस कॉमन ले लिया, और टैन की इन्वर्स √3, यानी टैन की टेबल में √3 कब आता है तो हम कहेंगे 60 डिग्री पे आता है। तो बेसिकली हम एक तरह से कह रहे हैं कि 90 में से 60 माइनस किया तो कितना आ गया 30 डिग्री, यानी पाई/6। तो हम कहेंगे इसका आंसर आ जाएगा पाई/6। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट हुई, इसका भी आंसर डी हो गया। तो देखिए कि नॉर्मल अप्रोच से भी कर सकते थे और कई बार हम ऐसे स्मार्ट मूव भी चल सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं अगले की। यहाँ बोला है कि किस टाइप का रिलेशन है। तो हम ना क्या करते हैं, कई बार नेगलेक्ट कर लेना ज़्यादा आसान रहता है। जैसे यहाँ लिखा है ए बी सी इस एलिमेंट में आ रहे हैं, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए ए बी बी और सी सी होना चाहिए। सी सी या नहीं, इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो अगर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इसका मतलब, सॉरी, ऑप्शन नंबर हमारी ये वाली गई, बी ऑप्शन गई, और इक्विवेलेंस भी गई, क्योंकि इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। अब हमारे पास ऑप्शन बचती है कि या तो ए होगा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, या फिर सिर्फ सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक के लिए ए का रिवर्स ए, बी बी का रिवर्स बी बी, ए बी का बी ए ये रहा, और बी ए का ए बी। तो सिमेट्रिक तो श्योर है ये। तो हमें बेसिकली सिमेट्रिक चेक भी नहीं करने की जरूरत थी, क्योंकि दोनों ऑप्शन जो बच रही थी उसमें सिमेट्रिक तो कॉमन था। हमें ट्रांजिटिव देखना था। तो ट्रांजिटिव के लिए देखिए कॉमन पार्ट हमें क्या दिख रहा है, ए बी एंड बी ए। तो हमारे पास ए होना चाहिए, ऑलरेडी है। और अगर मैं इसका रिवर्स बी ए और ए बी ये भी कॉन्जिक्यूटिव मानूँ तो मेरे पास ट्रांजिटिव की कंडीशन से ये दोनों सेम होने पे ये दोनों होने चाहिए, बी बी भी मिल रहा है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब हो गया कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, यानी इसकी ऑप्शन नंबर सी हमारी सही हो जानी चाहिए थी, राइट। ए सॉरी, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हमारे पास क्योंकि 1 1 2 2 3 1 3 1 2 3 4 सारे हैं, तो 1 1 होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। 2 2 ही नहीं है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव नहीं है तो ये इक्वलेंस भी नहीं होगा। अब 1 1 है 2 3 का रिवर्स 3 2 है, 4 3 का 3 4 है, यानी सबके रिवर्स बैठे तो ये सिमेट्रिक है। तो जब हमें एक ऑप्शन मिल गई तो ट्रांजिटिव देखने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप देखना भी चाहते हैं कि ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, तो हम देख रहे हैं कि ये कॉन्जिक्यूटिव पेयर है बेटा, 2 3 और 3 2। तो हमारे पास 2 2 होना चाहिए था। आगे क्या चेक करें कि 2 2 ही नहीं है, तो फिर हम यहीं रुक जाएंगे। ये सिर्फ सिमेट्रिक रिलेशन है,
राइट। तो देखिए बहुत इजीली हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं अगर हम बिल्कुल स्टिक टू द बेसिक्स रहे और कुछ स्मार्ट मूव यूज़ करें। एक और प्रॉपर्टी होती है कि एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है उसका फॉर्मूला होता है दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 और n होता है इसका ऑर्डर। तो क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 3 माना जाएगा, तो 3 - 1 2, तो 25 इज इक्वल टू हमारे पास हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। तो जब डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा +-5, क्योंकि 5 का स्क्वायर भी 25 होता है और -5 का स्क्वायर भी 25 होता है, यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू 5 और -5 होगी। अब क्वेश्चन थोड़ा सा स्मार्टली फ्रेम किया गया था, यह पूछा गया था सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए बताओ। तो यानी हमें दोनों वैल्यूज़ का सम बताना था। जनरली क्वेश्चन ऐसे आता है कि ए की क्या वैल्यूज़ हो सकती है, बट यहाँ दिया गया था कि दोनों का सम बताओ। तो एक 5 और एक -5 है, तो सम तो 0 आ जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारी करेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कहेंगे इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन, राइट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ ये मैट्रिक्स का प्रोडक्ट दिया था, तो जो हम इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट को फर्स्ट से, तो फर्स्ट एलिमेंट तो 0 है, तो हमारे पास आ जाएगा 5 + y। ऐसे इस रो दोबारा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x - 2, और ये दे रखा है नल मैट्रिक्स, इसका मतलब दोनों एंट्री हमारी नल है। इसका मतलब y + 5 0 है, तो y की वैल्यू -5 आ गई। x - 2 0 है, तो x की वैल्यू 2 हो गई, और हमसे दोनों का सम पूछा गया तो आंसर -3 आ जाएगा। ठीक है बेटा। अगले पे चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था, 7th क्वेश्चन। यहाँ दिया है कि a² = a है और एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स है तो हम इसमें ना इसमें मान लेते हैं कि ये ABC, ये हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब अगर ये एक मैट्रिक्स है तो हमें एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर कोई एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसकी जब पावर n करते हो बेटा, तो उसकी पावर में डायगोनल एलिमेंट्स की पावर सेम हो जाती है। ठीक है, अदरवाइज आपको कैलकुलेट भी कर सकते हो, बट अगर ये ट्रिक पता है तो आप जल्दी कर लोगे। अब यहाँ कह रहा है कि a² = a है, राइट। a² = a है, तो a² क्या होगा इसी फॉर्मूले से अगर देखेंगे तो a² इसी फॉर्मूले से अगर देखेंगे तो ये देगा a² 0 0 b² 0। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर हमें ध्यान रहेंगी तो हम एग्ज़ाम में टाइम बचा सकते हैं अपना। और वो कह रहा है a के इक्वल दे रखा है, तो जब हमने इसको सॉल्व किया कंपेयर किया तो हमें क्या मिल गया a² = a। तो a की वैल्यू क्या हो गई, या तो 0 आएगी या 1, काटना नहीं है आपने a ही तरह के कॉमन लेना है। तो a की वैल्यू 0 और 1 आ गई, b ऐसी सिमिलरली b की वैल्यू भी 0 और 1 हो जाएगी और c की वैल्यू भी 0 और 1 हो जाएगी। इसका मतलब है जो a मैट्रिक्स है यहाँ पे हम 2 वे में आंसर फिल कर सकते हैं, 0 या 1। सिमिलरली ये 0 या 1 और सिमिलरली ये 0 या 1। तो यानी टोटल मैट्रिक्स कितने बनेंगे 2 × 2 × 2, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 8। तो कितने मैट्रिक्स हम ऐसे फ्रेम कर सकते हैं, कहेंगे 8 इज़ द राइट आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। अब यहाँ चलते हैं इस वाले मैट्रिक्स पे। तो जब हम पहले इसको इधर लाएंगे तो x मैट्रिक्स हमारा क्या हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2, 4 - -+1 5 हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3, 6 - 3 ये आ गया। तो ये मेरा a है, तो a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, तो ये आ जाएगा 5 माइनस b माइनस दिस, तो 5 से कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा -3। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गई हमारी करेक्शन, राइट। 9th क्वेश्चन में चलते हैं। ये पूछा है कि कौन सा इसमें से सिमेट्रिक नहीं है, यानी जिसका ट्रांसपोज लेने पे वो खुद ना आए। वैसे तो हमें रिलेशन पता है कि a - e होता है, a - a ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक आता है, बट हम इसको करके फटाफट कैसे देखेंगे, तो हम a + a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लेंगे। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है ना बेटा जिसमें चारों ऑप्शन देखनी हो तो इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसमें 16 क्वेश्चन की ऑप्शन है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दिया है तो इसको वो अवॉइड कर सकते हैं। इन केस आपको बाकी क्वेश्चन भी नहीं आते हैं कुछ और, तो आपको अटैम्प्ट करना पड़ा तब करिए, अदरवाइज इसको अटैम्प्ट मत करिए। तो ये नहीं लास्ट ऑप्शन होनी चाहिए सेक्शन में अटैम्प्ट करने की, बट क्योंकि हम समझ रहे हैं तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट का ट्रांसपोज हो जाएगा, फिर a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा, तो यहाँ पे ये बन जाएगा a ट्रांसपोज + a, सेम मैट्रिक्स आ गया, तो ये सिमेट्रिक है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकती। ऐसे a × a ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज करोगे आप तो प्रोडक्ट में पहले b मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, तो a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आएगा, फिर a ट्रांसपोज होगा, ये a बन गया, हमारे पास सेम मैट्रिक्स आ गया।
ठीक है, तो ये भी सिमेट्रिक हो गया। बट हम जब इसकी बात करेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये सेम नहीं आएगा, अपना ही नेगेटिव आएगा, क्योंकि पहले वाले का ट्रांसपोज हुआ फिर दूसरे वाले का ट्रांसपोज हुआ, तो हमारे पास ए ट्रांसपोज माइनस ए हो गया। सेम मैट्रिक्स नहीं आ रहा, इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है, स्क्यू सिमेट्रिक है मतलब सिमेट्रिक नहीं है। तो हम कहेंगे कि जो पूछा गया था ये आंसर हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी हमारी लगती है कि जब भी कोई कांस्टेंट के बाहर आता है, कोई कांस्टेंट के होता है और हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना होता है, तो के के साथ उसकी पावर आती है। तो उसी लॉजिक से अगर ये 2 बाहर आएगा तो 2 की पावर में आएगा ऑर्डर है 3, और ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ए होता है, तो हम इसको लिख देंगे इंटू ए यानी 3, तो 24 हमारा ऑप्शन हो जाएगी। 24 हमारी कौन सी ऑप्शन है? डी करेक्ट ऑप्शन है, तो हम कह देंगे कि डी इज़ दी राइट आंसर, है ना। तो क्वेश्चन ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाले, तो अगर आप करेंगे कॉन्फिडेंटली करेंगे तो बहुत ईजी रहेगा, राइट। अगला क्वेश्चन, ये जो टर्म है ज़्यादातर बच्चे इसमें क्वेश्चन टू लगाने बैठ जाएंगे, हालांकि क्वेश्चन टू नहीं लगेगा, बहुत सिंपल है बेटा। कि देखिए यहाँ पे ना कॉमन क्या है, ए एक्स की पावर माइनस ए कॉमन है, तो उसको हटाने के लिए मैंने क्या किया, एक्स की पावर ए से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे भी करूँगा, तीनों से करूँगा तो ये माइनस ए हट जाएगा, तो यानी बी रह जाएगा सिर्फ, और यहाँ सी रह जाएगा। ऐसे यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्स की पावर बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे भी हो जाएगा एक्स की पावर बी, यहाँ हो जाएगा सिर्फ सी, यहाँ हो जाएगा ए। यहाँ पे एक्स की पावर सी से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि वो माइनस थी, तो एक्स की पावर सी, एक्स की पावर ए, एक्स की पावर बी। तो आप देखोगे डिनोमिनेटर में सेम आ रहा है, एक्स की पावर ए, एक्स की पावर बी, एक्स की पावर सी, और एलसीएम ले लिया तो ऊपर भी वही टर्म आ गई। यानी क्या, इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी ये बन गया 1, तो यानी y हमारा 1 है, तो जब उसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा, आंसर हमारा 0 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर इस तरह से हम निकाल सकते थे। नहीं तो आप क्या कर सकते थे, इसके अंदर आपने ये जो माइनस है इसको आप लिख देते एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर ए, और फिर एलसीएम ले लेते नीचे, तो तब भी आप उसी स्टेज पे आ जाते जो मैंने बताई है। ठीक है, 12th क्वेश्चन डायरेक्ट था। कैसे डायरेक्ट था, हमें पता है कि दो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल है, जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो इसका मतलब है ये पी का ऑर्डर है, ये क्यू का और ये आर का, तो ये तीनों ऑर्डर सेम होने चाहिए। इसका मतलब है 3:5 शुड बी इक्वल टू ए इंटू बी एंड शुड बी इक्वल टू सी इंटू डी। इसका मतलब क्या हो गया, ए मेरे पास मिल गया 3 और सी भी मिल गया 3, तो ए सी कितना हो गया 3 3 9, बी कितना हो गया 5, डी कितना हो गया 5, तो उनका प्रोडक्ट हो गया मेरे पास 25, तो इनका सम कितना आ जाएगा 34, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब 13 क्वेश्चन देखिए। 13 क्वेश्चन में जनरली हम कॉन्टिन्यूटी देखते हैं, राइट, बट अगर हम यहाँ पे अगर कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी देखने बैठे तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा और एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो फिर से ये क्वेश्चन है जिसको हम स्किप कर सकते हैं, बट क्योंकि हमें समझना है तो हम करते हैं। बहुत सिंपल अप्रोच है, अगर ये 0/0 फॉर्म नहीं आ रही है ना, तो आप सीधा क्या करो, दोनों, क्योंकि कॉमन पॉइंट में, क्योंकि हमें 4 पे चेक करना, दोनों में 4 पुट कर दो। अगर ये सेम वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब वैल्यू सेम है तो कॉन्टीन्यूस है। तो जैसे ही हमने इसको 4 पुट किया तो ये क्या 8 + 3 11, यानी 11 पे ये 4 पे ये 11 ही देगा लेफ्ट लिमिट में। यहाँ भी आप चेक करके देख लेना, स्टेप बाय स्टेप भी करके देख लेना, सेम आंसर आएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 - 1 5 11, दोनों पे सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस तो है, यानी ऑप्शन नंबर डी हट गई और बी गई। ठीक है, वैसे तो बी ऑप्शन हो भी नहीं सकती, क्योंकि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टीन्यूस होना ही पड़ेगा, तो बी ऑप्शन तो वैसे ही गलत थी, जो कहती है कि डिफरेंशिएबल है बट कॉन्टीन्यूस नहीं है। अब चलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। तो आप क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव ले लो, इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 है 2, जब x 4 से छोटा है। इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, ये आ जाएगा 2x। ये सिर्फ शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं, है ना, हालांकि आपको स्टेप बाय स्टेप आता होगा क्वांटिटी चेक करना, बट स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो वैसे करेंगे, बट एमसीक्यू है तो शॉर्टकट लगाते हैं। तो हमने डेरिवेटिव निकाल लिया। अब मैं जब x को 4 पुट करूँगा, यहाँ तो x पे डिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 4 आ रहा है, x को 4 यहाँ पुट करूँगा, राइट हैंड डेरिवेटिव 8 आ रहा है, यानी 2 और 8 बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस तरह कर सकते हैं क्वेश्चन को। 14 क्वेश्चन इम्प्लिसिट फॉर्म पे था, बहुत सिंपल अप्रोच करनी है आपने, क्या कि इसका डेरिवेटिव ले लेना है और उसमें से फिर d/x कॉमन लेना है ना, एक तो अप्रोच ही होती है, नहीं तो पार्शियल डेरिवेटिव अप्रोच भी लगा सकते हो। क्या करना है कि माइनस लगा के आप पहले ना इस इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3x² - 6x/, सबको एक साइड ला के, मतलब आप समझो कि ये इधर है,
और यहाँ पे आ जाएगा माइनस वाई, ये हो गया आपके पास। और अब हम डेरिवेटिव लेंगे नीचे, इसी वाली इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये बनेगा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 0 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस एक्स। तो कौन सी ऑप्शन मैच हो रही है हमारी? 6xy प्लस वाई माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 3y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स। तो ऑप्शन नंबर सी हमारी मैच कर रही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप स्टेप बाय स्टेप भी इसका आंसर कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन बहुत ईजी था। कह रहा है स्लोप ऑफ द टेंजेंट बताओ, तो हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 3x स्क्वायर। तो ये इसमें हम वो पॉइंट पुट कर देते हैं जिसमें हमें डेरिवेटिव चाहिए, तो 2 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो डेरिवेटिव आ जाएगा 12। तो 12 जो आया है ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, और अगर पूछते स्लोप ऑफ द नॉर्मल बताओ तो इसी का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ ये कह रहा है कि ना इस वाले z की मिनी वैल्यू दोनों पे आ रही है, तो दोनों पे अगर आ रही है तो दोनों पे z अगर मैं पुट करूँगा पॉइंट, तो जो वैल्यू आनी चाहिए वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो 3 0 यहाँ पुट करेंगे 3p, और 1 यहाँ पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा p प्लस क्यू। तो 2p इक्वल टू क्यू हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगले पे चलते हैं 17वां। अब 17वां जो क्वेश्चन क्या है, ये एक पैरा एलिप्स है, ये 17वां एलिप्स है। वो कह रहा है कि इसमें ना टेंजेंट किस पॉइंट पे खींचेंगे कि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, इसमें नॉर्मल अप्रोच फॉलो करेंगे कि हम डेरिवेटिव लेंगे, उसको 0 के इक्वल रख देंगे और फिर देखेंगे पॉइंट क्या आ रहा है। बट अगर मैं स्मार्ट मूव देखूँ तो मैं ये देखता हूँ ये एक एलिप्स है जिसकी इक्वेशन बन रही है एक्स स्क्वायर बाय 9 वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू प्लस ये। और इसको जब मैं एलिप्स बनाऊंगा बेटा, तो ये एलिप्स ऐसा बनेगा, ये बन जाएगा 3 0, ये बन जाएगा 0,2, ये बन जाएगा 0,-2 -3,0। अब वो कह रहा है इस किस पॉइंट पे टेंजेंट मेरा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो यानी ऑब्वियसली जब यहाँ खींचूंगा और यहाँ खींचूंगा तो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, यानी पॉइंट 0 2 और 0 - 2 है। तो मैं डायरेक्ट ही कर लेंगे, तो हम कह देंगे इसका आंसर बी आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब करते हैं 18। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? -3x स्क्वायर प्लस 6x -3x कॉमन ले लेते हैं, मैंने डेरिवेटिव लिया बेटा। अब इसको हम 0 के को लिखेंगे तो टर्निंग पॉइंट 0 और 2 आ गए। तो इसको ना मैं वेविकर मेथड से करूँगा, एक आ रहा है 0 एक आ रहा है 2। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो इधर से स्टार्ट करोगे, सबकी ऑड पावर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हम क्लास में कर चुके हैं, आपको याद होगा। अब जहाँ नेगेटिव आ रहा है वो डिक्रीजिंग है और जहाँ पॉजिटिव आ रहा है वो इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग हमारा फंक्शन कौन सा हुआ इस वाले इंटरवल में? 0 to 2। तो हमारी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। राइट, ये हम क्लास में कर चुके हैं तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा आपको, आप रिकॉल कर सकते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा स्मार्ट क्वेश्चन था। अगर x इक्वल टू लॉग वाई है तो y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा e की पावर x। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? e की पावर x। इसका सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा? e की पावर x। तो यहाँ ये कह रहा है सेकेंड डेरिवेटिव यानी e की पावर x -2e की पावर x, ये किसके इक्वल आएगा? -ex के, और -ex किसके इक्वल है? y के, तो -y हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप विद इन 15 to 20 मिनट्स आप ये पूरा सेक्शन को कर सकते हैं। राइट, लास्ट क्वेश्चन चलते हैं इस कुछ सेक्शन का। x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, पैरामीट्रिक फॉर्म है। तो पहले हम क्या करेंगे, dy/dt निकाल लेते हैं, वो आ जाएगा 3 आगे cos स्क्वायर t और फिर cos t का डेरिवेटिव sin t। फिर dx/dt निकाल लेते हैं, dx/dt आएगा आपका, और ये माइनस में आएगा। राइट, ये आएगा 3 sin स्क्वायर t इंटू cos t। अब आप दोनों को डिवाइड कर दो तो ये 3 से 3 कट जाएगा, cos से cos कट जाएगा, sin से sin कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा -cot t। तो cot t हमारा dy/dx आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं इसमें कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है हमारी, -cot t। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा सेक्शन ए था। सेक्शन बी मैं अगले ट्यूटोरियल में डिस्कस करूँगा, तब तक आप इसको रिवाइज कर लो। ठीक है, थैंक यू।